Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today I will give a summary of the text "The Making of a Scientist," chapter number 6 from the book Footprints Without Feet. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the summary of the text, The Making of a Scientist. So ये जो स्टोरी है ये है एक बहुत ही यंग साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ही लगन से करें तो हम जो है एक कॉमन ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने की ताकत रखते हैं। तो ये कहानी है एक लड़के रिचर्ड एच ब्राइट की, जो अपने शुरुआती जीवन काल में ही बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा था। तो कहानी शुरू होती है नॉर्थ पेनिसिल्वेनिया से, जहाँ पर रिचर्ड ई ब्राइट जो है अपनी माँ के साथ रहा करता था। अब नॉर्मली वहाँ पर उसके ज़्यादा दोस्त थे नहीं, अकेला ही था। तो उस समय वो अकेले रह करके जो भी वहाँ कुछ कर सकता था वो किया करता था। क्या किया करता था? वो जो है रॉक्स को कलेक्ट करता था, वो फॉसिल्स को कलेक्ट करता था, वो कॉइन्स को भी कलेक्ट करता था, और वो बहुत ही ईगर एस्ट्रोनॉमर भी था। इसके साथ साथ वो रात को कभी कभी सितारों को भी निहारा करता था। तो उसकी माँ कहती है कि उसे जो है सीखना बहुत अच्छा लगता था और उसे काफ़ी पसंद भी था नई नई चीज़ें सीखना। तो जब वो सेकंड ग्रेड में था तो रिचर्ड ई ब्राइट ने क्या किया था कि जहाँ पर वो रहा करता था वहाँ पर कुल मिलाकर के 25 स्पीशीज बटरफ्लाई की जो पाई जाती थी एज अ हॉबी, वो सारी की सारी बटरफ्लाईज उसने पकड़ ली थी। और वो कहता है कि जितनी भी बटरफ्लाईज वहाँ पर थी सारी उसने पकड़ ली थी। तो शायद ये उसका बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो हॉबी था उसका शायद एंड था। लेकिन फिर उसकी माँ ने जो है उसके हाथ में एक बुक दी। बुक का टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। और इस बुक ने जो है ई ब्राइट की पूरी लाइफ को जो है बदल करके रख दिया। तो इस बुक में जो है एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के, डॉक्टर उरुक्वाट। उन्होंने अपील करी थी लोगों से अगर वो किसी तितली को पकड़ते हैं तो जो उसके टैग लगा करके उसको उड़ा दें, और अगर टैग लगी तितली पकड़ते हैं तो इन्फॉर्म करें उनको। ई ब्राइट 7th ग्रेड में थे तब उनको पता चला रियल साइंस क्या होता है। तो उन्होंने जो है काउंटी के साइंस फेयर के अंदर अपनी कोई एक एंट्री दी और वहाँ पर वो पूरी तरह से फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कि उन्होंने वहाँ पर जो है फ्रॉग के टिश्यूज़ को जो है सबमिट करवाया था एज एन एंट्री, और उन टिश्यूज़ को स्लाइड के नीचे देखा जाना था। लेकिन उस कॉन्टेस्ट के अंदर जितने भी और स्टूडेंट्स या यंग साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट को जो है शो किया था। तो पहली बार रिचर्ड ई ब्राइट को पता चला कि असली साइंस और एक्सपेरिमेंट्स होते क्या है। तो तभी से उनके दिल में जो है एक तरह का जुनून जाग उठा था कि उन्हें जो है इसी तरह का कुछ करना ही करना है। तो जो बेस्ट जानते थे वो था तितलियों के बारे में। तो उन्होंने जो है डॉक्टर उरुक्वाट को दोबारा से चिट्ठी लिखी आइडियाज़ के लिए कि वो किस तरह से और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन तितलियों के ऊपर। तो डॉक्टर उरुक्वाट ने भी सजेशंस की एक तरह से बाढ़ ही ला दी, और उनके दिए गए सजेशंस की बेस पर जो भी रिसर्च रॉबर्ट ई ब्राइट करता गया वो रिसर्च जो है उनको काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में एक के बाद एक जीत दिलवाती चली गई। तो जो 8th ग्रेड में थे तो रिचर्ड को एक बात पता चली कि जो मोनार्क के कैटरपिलर्स हैं वो जो है बड़ी तेजी से किसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से मारे जा रहे हैं। तो उनको पहले ऐसा लगा कि शायद मोनार्क के इन कैटरपिलर्स के खत्म होने की जो वजह है वो शायद बीटल्स हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेसमेंट के अंदर ही कैटरपिलर्स को बीटल्स की मौजूदगी में रेस किया। लेकिन जो उनका मानना था कि शायद बीटल्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उस वायरल डिजीज के लिए जिससे कि मोनार्क के कैटरपिलर्स बड़ी तेजी से मर रहे हैं, तो इस रिसर्च में तो उनको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि ये शो नहीं हो पाया कि इसमें कोई सच था।
तो अगले साल जो है साइंस फेयर प्रोजेक्ट में वो टेस्ट कर रहे थे उस थ्योरी को कि वॉइसरॉय जो बटरफ्लाईज हैं वो जो है मोनार्क की बड़ी हूबहू कॉपी कर लेती हैं और मोनार्क की तरह ही दिखाई देती हैं बिल्कुल वॉइसरॉय बटरफ्लाईज। तो उसका एक कारण भी है कि जो मोनार्क है वो जो है टेस्ट में कतई अच्छी नहीं होती पक्षियों के लिए, लेकिन जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो पक्षियों की पहली पसंद होती है खाने में। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि वॉइसरॉय जो बटरफ्लाईज हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क की ताकि वो जो है खाए जाने से बच सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोनार्क को कोई पक्षी नहीं खाता है। तो एक पक्षी है जिसका नाम है स्टारलिंग, और स्टारलिंग जो है वो मोनार्क को बड़े चाव से खाता है, लेकिन स्टारलिंग के अलावा कोई भी पक्षी जो है खाना पसंद नहीं करता है मोनार्क को। तो ये एक और चीज पता चली थी अपने रिसर्च के दौरान, और इस चीज ने जो है जूलॉजी डिवीजन के अंदर, और इस डिस्कवरी ने रिचर्ड को जूलॉजी डिवीजन में जो है फर्स्ट प्राइज और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड प्राइज दिलवाया। लेकिन इसके बाद भी जो है रिचर्ड की डिस्कवरी आगे बढ़ती रही। तो अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में रिचर्ड ई ब्राइट ने जो है रिसर्च शुरू करी एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर, और ये अननोन इंसेक्ट हार्मोन ही आगे जाकर के एक बहुत ही तगड़ी थ्योरी देने वाला था लाइफ ऑफ सेल्स के ऊपर। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो मोनार्क प्यूपा है उसकी पीठ के ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो मोस्टली लोगों से जो बातचीत करी सबने एक ही बात कही कि इनके होने के पीछे एक लॉजिक है, ये ऑर्नामेंटल है। लेकिन जब ये बात उसने शेयर करी डॉक्टर उरुक्वार्ट से, तो उरुक्वार्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि ये कोई ऑर्नामेंटल चीज नहीं है। तो इसी चीज पर जो है उसने अपनी रिसर्च को जारी रखा और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स है मोनार्क प्यूपा की पीठ पर जो 12 गोल्ड स्पॉट्स पाए जाते हैं, ये जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक बटरफ्लाई के फुल्ली डेवलप होने के लिए। और इस डिस्कवरी ने जो है काउंटी साइंस फेयर और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर फर्स्ट प्राइज दिलवाया। अब इस डिस्कवरी की वजह से ही उनको मौका मिला वाल्टर रीड आर्मी ऑफ इंस्टीट्यूट की जो एंटेमोलॉजी की लेबोरेटरी थी वहां पर रिसर्च करने का। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर एडवांस स्टडी कर सकते थे, और उन्होंने मोनार्क प्यूपा और उसकी पीठ पर पाए जाने वाले 12 गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर अपनी एडवांस स्टडी को जारी रखा। तो अपने स्कूल के सीनियर ईयर में, तो इन हिज सीनियर ईयर जो है ग्रू किया सेल्स को मोनार्क के विंग से, और ये साबित कर दिया कि अगर जो है 12 जो गोल्ड स्पॉट पाए जाते हैं मोनार्क प्यूपा की पीठ के ऊपर, अगर केवल इन हार्मोन्स को प्रिसाइज वे में फीड किया जाए तो जो है एक फुल्ली ग्रोन अप बटरफ्लाई को जो है तैयार किया जा सकता है। और इस चीज ने जो है दोबारा से फर्स्ट प्राइज दिलवाया जूलॉजी के इंटरनेशनल साइंस फेयर में। तो अपनी रिसर्च को वो और आगे जारी रखते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्पेंट हिज टाइम वर्किंग एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो अपने फ्रेशमैन ईयर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिचर्ड ई ब्राइट वापस लौटते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में, और वहां पर जो है और एडवांस रिसर्च करते हैं उन 12 गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर ही, यूज करते हुए उस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी के हाईली एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स को। और वहीं पर उनको जो है पहली बार उन हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर पता चला। तो अपने जूनियर ईयर के दौरान ई ब्राइट को जो है एक आइडिया आता है सेल लाइफ के बारे में। पहली बार जब वो उस एक्सरे को देख रहे थे, उन एक्सरे फोटोज को देख रहे थे, उन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर के फोटोज के एक्सरेस को देख रहे थे, तो तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद यही वो मिसिंग लिंक है, यही वो पजल है, यही वो पहेली है जिसे विज्ञान जगत न जाने कब से सुलझाने में लगा हुआ है
लेकिन फाइनली उस रहस्य को, उस गुत्थी को सुलझा दिया था। और वो गुत्थी ये थी कि सेल्स जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट को किस तरह से रीड करते हैं, और डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो ये डिस्कवरी, ये थॉट, ये दिमाग उनके दिमाग में आया कि अगर ये सच में प्रूव हो जाता है तो ये मान करके चलिए कि भविष्य में जो भी वंशानुगत बीमारियां हैं वो तो जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो ई ब्राइट और उनका जो कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग, उन्होंने दिन रात काम किया इस थ्योरी को जो है प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए। उन्होंने मॉडल्स बनाए, रिसर्च पेपर लिखे ताकि वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकें। और इस डिस्कवरी तक पहुंचने का जो एक सीधा सा रास्ता बना था वो है तितलियां पकड़ते हुए। जो मोनार्क प्यूपा की पीठ के ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट दिखे थे, उन 12 गोल्ड स्पॉट के ऊपर रिसर्च करते करते रिचर्ड ई ब्राइट ने फाइनली जो है साइंस के जगत की उस सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर ही दिया। तो सेल्स जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट को किस तरह से रीड करते हैं। तो रिचर्ड जो है वो केवल एक साइंटिफिक जिज्ञासा रखने वाला बच्चा ही नहीं था। उनके एसएसटी के एक टीचर थे जिनका नाम था रिचर्ड ए वीरर। वो ये कहते हैं कि रिचर्ड एच ब्राइट के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी, वो ये है कि वो केवल और केवल अपनी साइंटिफिक रिसर्च या उसके एक्सप्लेन या उसके रिसर्च में ही बिजी नहीं रहता था। वो हर चीज में अपना टाइम देता था, चाहे डिबेट हो, चाहे और कोई सोशल गैदरिंग हो, या कोई और एक्टिविटी हो, या किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन प्रोग्राम हो, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करता था पूरी एनर्जी के साथ में। लेकिन शाम के समय 3 से 4 घंटे का जो समय होता था वो रिचर्ड एच ब्राइट जो है अपनी उस डिस्कवरी, उस रिसर्च के लिए लगाता था जिसके पीछे वो पैशनेट था। तो ये कहता है कि बहुत ही कॉमन सा लड़का था जैसे आप और मैं है, कोई विशेष बात नहीं थी, केवल एक बात के वो ये थी कि वो किसी चीज को जीतने के पीछे पागल नहीं था। रिचर्ड जो है वो किसी भी चीज को जीतने के पीछे पागल नहीं था, जो विनिंग सेक है उसके पीछे नहीं भाग रहा था। रिचर्ड तो जो है केवल और केवल एक चीज के पीछे भाग रहा था और वो है परफेक्शन के पीछे। रिचर्ड की कोशिश हमेशा यही होती थी कि जो कुछ भी वो कर रहा है या जो कुछ भी वो करता है उसमें वो परफेक्ट रहे, और उसका यही परफेक्शन रहने का जो एक मेंटेलिटी था वो हर बार हर क्षेत्र में उसको जो है विक्टोरियस बनाता चला गया। और फाइनली रिचर्ड ने जो है दुनिया के सामने एक ऐसी डिस्कवरी कर दी जिसकी एक्सपेक्टेशन दुनिया न जाने कब से कर रही थी। तो एक कॉलेज स्टूडेंट ने जो है दुनिया को चौंका दिया था, और एक कॉलेज स्टूडेंट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, आप और मेरे जैसा ही था, लेकिन एक विशेष बात के साथ में कि जो भी करता था वो पूरी लगन और पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ में करता था। और यही तो चाहिए, यही तो वो मेन इंग्रेडिएंट है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आप थोड़ा सा जो है फर्स्ट रेट माइंड मिला दो, उसमें थोड़ी सी जिज्ञासा डाल दो, और उसके बाद थोड़ी सी जो है जीतने की एक ललक डाल दो सही रीजन के लिए। तो जब ये सारे के सारे सामग्री को मिलाया जाएगा तो एक साइंटिस्ट, एक सुपर ह्यूमन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन तैयार होगा, जो आप में भी है, मुझ में भी है, और हर इंसान के अंदर है। तो with these words I finish my summary of the text, The Making of a Scientist. We will meet again with another summary of some other text. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.